A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your commerce teacher. Today we'll be studying about sources of finance for a joint stock company and the part 1 of it. बिगनिंग विद द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बहुत सारा पैसा जो कि कंपनी के पास आता है, तो वो कहाँ से आता है? सबसे पहले हम लोग इसी में पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है दैट इज एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, फर्स्ट थिंग जैसे कि बैंक लोन्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लीजिंग हो गया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डेट फाइनेंस हो गया, एंड दीज आर सम प्राइवेट एंड पब्लिक इक्विटी। ये जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ये क्यों यूज किया जाता है? सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एंड ऑल्सो फॉर फाइनेंसिंग एक्सपेंशन प्रोग्राम। क्या बोला गया इसमें कि जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो क्यों यूज करते हैं हम लोग? सो दैट हम लोग जितने भी हमारे एसेट्स है उनमें इन्वेस्ट कर सके, और अगर हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है उसके लिए वी कैन यूज इट। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं देयर आर शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें मेनली दैट यू हैव टू स्टडी इज दिस वन। उसके अलावा इसी को ही हम लोग ने बहुत सारे तरीकों से डिवाइड किया हुआ है, बट द थिंग दैट यू हैव टू स्टडी फॉर नाउ इज योर लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसी में शॉर्ट टर्म आता है जैसे कि ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक, कॉमर्शियल पेपर्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए यू हैव टू स्टडी इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो इसमें नहीं दिया हुआ है, और दोज स्वीट इक्विटी शेयर्स एंड द पार्ट ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो ये सारे हम लोग को अभी पढ़ने हैं फॉर नाउ। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जिसमें एग्जांपल्स दिए हुए इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिटेन अर्निंग्स, जो इनके हिस्से होते हैं। तो हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें व्हाट यू हैव टू स्टडी इज द फीचर्स ऑफ इट। इसका इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस बिटवीन फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड मीनिंग एज वेल। तो सबसे पहले जानते हैं कि शेयर्स का क्या मतलब होता है। शेयर्स वो ओनरशिप सिक्योरिटीज होती हैं, और शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज करो कि एक कंपनी है, ये जो कंपनी अगर हम इसके मल्टीपल हिस्से कर देते हैं, बहुत सारे हमने इसके हिस्से कर दिए, हमने सपोज लो इसको जो कैपिटल है उसी को डिवाइड कर दिया है। एक घर है, अभी के लिए सपोज करो कि ये एक फर्म है, एक कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी को अगर हम बराबर के हिस्सों में बांट दें, और सपोज करो कि आपका ये वाला हिस्सा है, मींस यू हैव इन्वेस्टेड सम मनी, और जो मनी है वो इतने हिस्से के बराबर है। इसका मतलब होता है कि आप इस कंपनी के ओनर हो और यू हैव द राइट ऑफ दिस मच इन द कंपनी। इसका ये मतलब नहीं कि आप वहां जाकर के अपना सामान लेकर के वहां सो जाओगे। इसका ये मतलब होता है कि यू हैव अ राइट, मींस ओनर, वहां की ओनरशिप में आपका राइट है, आपको वहां पे वोटिंग राइट्स मिलेंगे। यू आर ऑल्सो द ओनर। शेयर होल्डर्स को क्यों कहा जाता है कि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? क्योंकि कंपनी का हिस्से, कंपनी की जितने भी राइट्स होते हैं, वोटिंग पावर्स होते हैं, उसमें उनका भी हिस्सा होता है। ओके, तो इक्विटी शेयर्स अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या होती है। शेयर्स जो होती है ओनरशिप सिक्योरिटीज होती है, शेयर कैपिटल ओनरशिप कैपिटल होती है। फंड्स जो कि शेयर्स द्वारा रेस किए जाते हैं वो एक फाइनेंशियल बेस होता है कंपनी का। जो भी कंपनी का कैपिटल है, whatever is the capital of the company is divided into equal parts, उसको हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो everyone has a slice of pizza, वैसे ये पिज्जा नहीं है, कुछ और ही है। तो if you are contributing some money in the company, you are also a part of that particular company, you are also the owner of that particular company. शेयर इक्वल पार्ट्स होते हैं जिसमें कंपनी की जो कैपिटल होती है वो डिवाइडेड होती है। हर शेयर इज अ डिस्टिंक्ट नंबर, हैज अ डिस्टिंक्ट नंबर, और उसकी एक फेस वैल्यू होती है। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो कंपनी है उसमें यू हैव 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, so how much money you are supposed to contribute there? You are supposed to contribute 10,000 there. It confers certain rights on its holder,
as specified in the articles of association of a company. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, सॉरी राइट्स हैं आपके एज अ होल्डर ऑफ द कंपनी, वो सब उसमें बताए गए होते हैं. तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो दो तरीके के शेयर्स को इशू कर सकती है, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इक्विटी शेयर्स. इसमें कहा गया कि वो शेयर्स जिसमें कोई भी प्रेफरेंस राइट्स नहीं होता है, उनको प्रेफरेंस राइट नहीं मिलता है और प्रायोरिटी नहीं मिलती है पेमेंट और डिविडेंड और पेमेंट ऑफ देयर कैपिटल में, वो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको मनी कैप, उनका जो पैसा है वो भी बाद में मिलता है और जो डिविडेंड है वो भी बाद में मिलती है. पहले किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलती है. तो इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटी. सबसे पहले इन्हीं को ही इशू किया जाता है और इनको रीपे किया जाता है सबसे लास्ट में. डिविडेंड इज पेबल ओनली जब भी वहां पर प्रॉफिट्स होंगे और कंपनी जो है डिविडेंड को डिक्लेयर करी, सिर्फ तभी इनको मिलेगा. डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद मिलता है. तो ये आपके कुछ, इसको आप फीचर्स के तौर पे भी ले सकते हो और डिफरेंस बिटवीन के तौर पे भी ले सकते हो, एल्स डिफरेंस बिटवीन अलग से भी होता है. इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, व्हेन यू आर क्लोजिंग द कंपनी, उस टाइम पर इक्विटी शेयर्स जो है दे आर पेड आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स हैव बीन पेड, ऑल अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एवरीवन इज पेड. उसके बाद इनको मिलता है इनका पैसा. Does equity shareholders bear maximum risk? इसीलिए इनकी रिस्क सबसे ज्यादा होती है, पर उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उनको कंट्रोल मिलता है कंपनी के मैनेजमेंट में. ओके, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ऑल द रेजिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. सबको पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो वो किसको मिलता है? दैट इज गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ इट. तो फीचर्स में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? वही चीजें हम लोग घूम घूम करके पढ़ोगे. सबसे पहले उसमें दिया हुआ है कि इसको जो भी इशू किया जाता है, सबसे पहले प्रेफरेंस और डिबेंचर से पहले इसको इशू किया जाता है. इसमें कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है. इसका मतलब है कि डिविडेंड सिर्फ तब पे की जाएगी व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको प्रपोज करेंगे, अप्रूव करेंगे बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. Okay, means when dividend is declared, और equity share capital जो है that is also repaid at last, और holders of equity shares जो है उनको voting rights मिलते हैं, उनको residual profits भी मिलते हैं. फिर इसके मेरिट्स डीमेरिट्स आते हैं जो बहुत डिटेल में वैसे दिए हुए इन द बुक, बट स्टिल आप उसका एक ब्रीफिंग ले सकते हैं यहाँ से. परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, सिंस यू डोंट हैव टू रीपे इट वेरी क्विकली. कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो ही हम इक्विटी शेयर्स को पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं पे करेंगे उनको. कंट्रोल ओवर द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर. शेयर होल्डर्स गेट हायर रिटर्न्स. ठीक है, कंपनी देखो कुछ चीजें यहाँ पर कंपनी के बेनिफिट्स में जा रही हैं, कुछ चीजें यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उसके बेनिफिट में जा रही है. दिस इज फॉर शेयर होल्डर, दिस इज फॉर शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स. हायर रिटर्न्स मिलते हैं शेयर होल्डर्स को. नो चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के अकॉर्डिंग है. कंपनी को कोई चार्ज, मतलब कि जैसे आप अगर कोई लोन ले रहे हो किसी भी बाहरी कंपनी से, तो सॉरी बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो तो वहां पर यू हैव टू गिव सम सिक्योरिटी. वो सिक्योरिटी यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है. They just apply for money, they get the proof evidence of it, और उसके बाद they get the returns over it. It increases the credit worthiness of the company. कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि they don't have to pay a very strong charge, और कोई भी एसेट्स पर चार्ज नहीं है इसलिए. फिर ये एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि whatever they have to pay, रेजिडुअल प्रॉफिट्स बचेंगे तो भी उनको पे करना है, और इनका जो जस्ट बिकॉज इनका रिस्क हाई होता है, इनका जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड होता है वो भी हाई होता है. ऑब्वियसली हायर रिटर्न्स आर टू बी पेड कंपनी के अकॉर्डिंग. डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कंपनी को जो कंट्रोल करना है वो किसके हाथ में होता है? वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है. अब शेयर होल्डर्स के लिए क्या डिमेरिट है कि देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो फिर अगेन डिविडेंड नहीं मिलेगा. No security of repayment of investment amount when you will get the money is not known. Selling of shares may affect the credit worthiness of the
कंपनी, अगर आप उन्हीं शेयर्स को सेल कर देते हो, कंपनी सेल कर दी, तो उससे कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अफेक्ट हो जाती है। देन कम्स प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच कैरी, जो कि कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस कैरी करते हैं और प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं उनके पास इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल में। डिविडेंड जो उनको मिलता है वो फिक्स्ड रेट पर मिलता है। इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज मिलता है, प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो उनका जो भी डिविडेंड होगा वो भी ज्यादा होगा, लेकिन इनका जो डिविडेंड होता है इट इज अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस है तो उसके आगे एक परसेंटेज निकला होगा, जितना अमाउंट दे हैव हेल्ड इन द कंपनी उतना ही उनको मनी मिलेगा एज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलेगा। और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पे ऑफ किया जाता है। उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, बट सिर्फ तब होते हैं व्हेन द डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग, इट इज नॉट पेड फॉर 2 years or more than 2 years in case of 3 years in case of non-cumulative preference shares। और ये एक हाइब्रिड होता है क्योंकि इसमें इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इक्विटी का क्यों होता है? क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज दिया जाता है, और डिबेंचर प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है। और डिबेंचर्स के क्यों होते हैं? क्योंकि फिक्स्ड परसेंटेज पर दिया होता है। ओके, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर इनके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ऑब्वियसली प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड उनको मिलेगा, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी। देन इनकम इज स्टेडी एंड सेफ, उनको एटलीस्ट पता है कि प्रॉफिट होगा तो उनको इतना अमाउंट ऑफ इनकम मिलेगा। अगेन देयर इज नो चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देन लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कंपैरेटिवली कम पड़ता है क्योंकि इनका जो रेट होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू इक्विटी। प्रेफर्ड फॉर कॉशियस इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जिनको एक रेगुलर रिटर्न की जरूरत होती है, रिस्कीनेस वो नहीं चाहते, उनके लिए ये होता है। एंड प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेनेवर द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी रीपेड, तो उसके लिए उनके पास प्रेफरेंस होता है कि एटलीस्ट उनको उनका पैसा पहले मिलेगा। डीमेरिट्स, डिविडेंड इज फिक्स्ड, अगर हायर प्रॉफिट्स होंगे तब भी हमें उतना ही पैसा मिलेगा। वोटिंग हम नहीं कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट्स द इन्वेस्टर्स फ्रॉम एंजॉइंग हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स उनको नहीं मिल सकते हैं, हायर प्रॉफिट्स का हिस्सा उनको नहीं मिल सकता है। देन नो सिक्योरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कब इन्वेस्टमेंट हमको मिलेगा वो अभी नहीं पता होता है। टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। नॉट अट्रैक्टेड फॉर इन्वेस्टर्स, ये टैक्स बेनिफिट्स वाला जो पार्ट है वो कंपनी के हिस्से में है। फिर नॉट अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक रिस्क, वो इन्वेस्टर्स जो रिस्क लेना चाहते हैं या उनको हायर रिटर्न चाहिए उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। डाइल्यूट द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्लेम को ये क्या करता है? डाइल्यूट करता है, हिस्सा कर देता है। उनको भी देना है, इनको भी देना है, इनको पहले देना है, तो इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो मनी है वो कम चला जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो स्पेसिमेन पेपर है, प्री वाईपीज है, उसमें ये चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं। देन कम्स टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें सबसे पहला है कन्वर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। रिडेम्पशन के अकॉर्डिंग, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। देन एज पर डिविडेंड, कि डिविडेंड मेरी क्यूमुलेट होगी कि नहीं होगी, cumulative and non-cumulative, and as per participation it is participating as well as non-participating preference shares. Okay, the first we will study about the cumulative preference shares। हमसे ये कहते हैं that in case of cumulative, जो भी शेयर्स हैं that dividends not paid in a particular year जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, मतलब इसमें सिर्फ इतनी सी चीजें सब्सीक्वेंट ईयर्स में जो है वो मिल जाएंगी। और सच एरियर्स जो है डिविडेंड के दैट शुड बी पेड ऑन एनी अदर, और क्या लिखा हुआ है? सच एरियर्स ऑफ डिविडेंड मस्ट बी पेड बिफोर, जब आप किसी और को डिविडेंड दे रहे हो उससे पहले हमको डिविडेंड मिल जाना चाहिए। और इससे अगर अनलेस अदरवाइज अगर अलग से नहीं बताया गया है तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव नेचर के ही होते हैं। ओके, और नॉन क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? कि अगर एक साल मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब जो भी डिविडेंड्स है वो नहीं मिला
सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, तो फिर वो जो गया सो गया, दोबारा फिर वो मुझे नहीं मिलेगा. इट इज नॉट कैरी टू द सब्सिक्वेंट ईयर. शेयर होल्डर्स जो है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं आगे के ईयर्स में. देन कम्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ये कहते हैं कि वो शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हैं टू शेयर इन द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस और इक्विटी. इक्विटी को सबसे लास्ट पे करना है, तो इक्विटी को पे करने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसका हिस्सा मिलेगा अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में आते हैं तब. ठीक है, सरप्लस प्रॉफिट्स मिलेंगे इन एडिशन टू द नॉर्मल फिक्स्ड रेट. और दूसरा बोला गया है कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनको कोई भी राइट नहीं मिलता है टू शेयर द सरप्लस प्रॉफिट्स. दे गेट ओनली द फिक्स्ड डिविडेंड. Then moving towards the next, convertible preference shares. Convertible वो होते हैं that can get such shares converted into equity shares after a fixed period. और नॉन कन्वर्टेबल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं. This one was easy. Then redeemable and irredeemable. Redeem करना means pay off करना, इतना भी याद रखोगे. So you will remember कि redeem करने का मतलब क्या होता है. Redeem करना means pay off करना, किसी को कुछ चीज जो है वो वापस देना. ठीक है, तो होल्डर्स ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं दे कैन बी रिफंडेड देयर कैपिटल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड और डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के ऑप्शन पे जो उसके एओए में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड है तो उसको वापस मिल जाएगा उतने समय के बाद, या फिर अगर कुछ स्पेसिफिक पीरियड पहले से ही निर्धारित कर दिया गया था तो उस पर मिल जाएगा. कोई भी कंपनी, इफ इट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कैन इशू रिडीमेबल preference shares. The intention to return money should be made clear when the shares are issued. अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं रिडीमेबल तो साफ साफ मेंशन कर देना चाहिए कि भाई इस समय बाद ये पेमेंट, इसका जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा. और नॉन रिडीमेबल आर कैन नॉट बी रिडीम्ड बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. However, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये बताती है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड मोर देन 20 years. 20 साल से ज्यादा के लिए आप ये वाले जो शेयर्स है इनको इशू नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इररिडीमेबल नहीं होते हैं इशू. ओके, देन कम्स अ फ्यू डिविडेंड. अब देखो सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी की मीनिंग ही लिख देना. नेक्स्ट थिंग, इन केस आपकी बुक में, वैसे तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम नेट, अगर आपकी बुक में भी ये वाले ऐसे करके दिए हुए हैं तो whenever you will write such things in the exam you have to write it in sentence form. ये yes no करके मत लिखना, no rights, have rights ये सब मत लिखना. Right of dividend you will write preference shareholders have the first right towards dividend or they have the preferential right over dividend. Okay, और उसके बाद they are paid right to dividend, they are paid, they have subsequent right or they are paid after the preference shareholders are paid dividend. फिर rate of dividend is fixed in preference shares, rate of dividend is variable in equity shares. Areas of dividend अगर cumulative है तो it will be payable और areas of dividend equity shareholders में not payable. Convertibility, अगर convertible है तो yes हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब नहीं कन्वर्टेबल है. रिटेम्पशन, अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो यस इट विल बी रिडीम्ड. और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, कंपनी जो है वो उसको बाय बैक कर सकती है अपने शेयर्स को. जो शेयर्स उसने किसी शेयर होल्डर को दिए वो उसी को वापस ले लेगी. जब आप वापस लोगे तो ऑब्वियसली आप उसको पे ऑफ कर दोगे. देन कम्स वोटिंग राइट्स. तो वोटिंग राइट्स सिर्फ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में होते हैं, इसमें होते हैं इक्विटी में. रिफंड ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंशियल राइट्स इन केस ऑफ बाउंड अप. जब रिफंड ऑफ कैपिटल कब होता है कि अगर बाउंड अप हो रही है तब उनको प्रेफरेंशियल राइट्स उनके खत्म होते हैं और सब्सिक्वेंटली दे आर पेड बैक. फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट इनका नहीं होता है, इनको मिलता है राइट. तो ऐसे ही यू कैन राइट इट. देन कम्स बोनस शेयर्स. अब बोनस शेयर्स क्या कहते हैं, ये वो एडिशनल शेयर्स होते हैं जो करंट शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ शेयर होल्डर ओन्स.
बोनस शेयर्स जो होते हैं कंपनी के पास accumulated earnings है which are not given out in the form of dividends but these are converted into shares. Okay, क्या बोला गया कि कंपनी जो है कुछ additional shares जो है वो इशू करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट बेस्ड अपॉन अ नंबर ऑफ शेयर, जो भी शेयर होल्डर ओन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसको देती है। और ये क्या होता है, ये कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। ठीक है, बोनस शेयर्स की और राइट शेयर्स की या राइट इश्यूज की आपको सिर्फ मीनिंग और दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना, इतना ही आपके सिलेबस में था। इसीलिए जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें वो सब हटा दी गई हैं। तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर्स को इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू कर देती है। वो सिर्फ इसलिए करती है कि भाई तुम ये शेयर होल्डर्स रख लो, ये तुम रख लो, शेयर्स हम इशू करवा दे रहे हैं तुमको और उसके बाद तुमको सिर्फ इसका जो पार्ट है वो मिलता जाएगा, इसका जो भी डिविडेंड है वो मिलता जाएगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लिया जाता है आपसे, गिफ्ट के जैसे समझ लो इसको। देन राइट शेयर्स और राइट इश्यूज जो होते हैं, दीज आर गिवन, दे आर अगेन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब ये होता है कि इनसे पैसा लिया जाता है, ठीक है, बट उनको कंपैरेटिवली कम रेट में जो है ये इशू कर दिए जाते हैं। देन कम्स द कंपनी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, दे हैव द राइट्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल एंड ऑल्सो देयर आर मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द सब्सक्रिप्शन इफ द शेयर होल्डर एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये अब ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, इट इज कम्प्लीटली अप टू देम, चाहिए तो वो ये जो प्रपोजल है उसको इशू कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है उसमें। ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि कभी भी अगर कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट सब्सक्राइब्ड कैपिटल थ्रू फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, तो वो क्या करेगी, मतलब सबसे पहले जो उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनसे पूछेगी कि आप एक्स्ट्रा शेयर्स लेना चाहते हो, और जो उनको ये राइट मिलता है उस राइट को हम राइट शेयर्स कहते हैं या फिर राइट ऑफ प्री एम्प्शन कहते हैं। राइट शेयर्स जो होते हैं, दीज आर शेयर्स ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द मार्केट टू द मार्केट प्राइस थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर। ये जो लेटर मतलब ऑफर लेटर है वो हम उनको एक नोटिस के थ्रू भेजते हैं जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं। जो नोटिस है शैल गिव एटलीस्ट 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर वो नहीं एक्सेप्ट होती है तो हम ये मानते हैं कि इट हैज बीन डिक्लाइंड। ठीक है, वो जो है वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उन्होंने उसको क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, दैट कंपनी ऑफर्स द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स offers an opportunity to buy additional shares at a discounted price directly from the company itself। तो शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है टू रिनाउंस ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स ऑफर्ड टू देम इन फेवर ऑफ द नॉमिनीज। वो अगर चाहे तो अपने नॉमिनीज की तरफ उस चीज को शिफ्ट कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम specified in the notice or on receiving the intimation of decline of the offer। the board of directors जो है वो free है to dispose of the shares in such a manner as the thing is the most beneficial। और उसके बाद अगर जो टाइम स्पेसिफाइड है वो उसमें हो गया है या फिर जो शेयर होल्डर है उन्होंने खुद मना कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं उन शेयर्स को। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ये सारे हिस्से होते हैं कि कैसे उनको कंपनी को जो पैसा है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है, वो मिल सकता है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। ये बोनस शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यहाँ पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव टू पे, दे आर फुली पेड अप, दे कैन बी फुली पेड अप और पार्टली पेड अप अकॉर्डिंग टू ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड सेबी होता है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द इट इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हो सकता है कि अभी कुछ अभी हमने पढ़ा सेक्शन 62 का शायद, क्योंकि ये ओल्ड वाला हो सकता है वो। देन नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की इतना पेमेंट तो आपको कर देना चाहिए, उसके बाद ही इट विल बी इशूड।
separate price for transfer and there is no separate price for transferring these kind of shares. Then comes employee stock option plan. अब employee stock option plan क्या कहता है कि कंपनी में अगर एक एम्प्लॉय है, he is given the right to purchase a number of shares at a stipulated price, जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है obviously during a given period of time. ये क्यों किया जाता है? So that वो पर्सन, वो एम्प्लॉय जो कंपनी में सिर्फ जॉब कर रहा है, पैसे पा रहा है और घर जा रहा है, उसको हम एक ओनरशिप, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसके अंदर आ जाएगी. ओके, आई कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ द कंपनी. तो सिर्फ वही एम्प्लॉयज ये इसको उनको ये राइट मिलता है हु फुलफिल द स्पेसिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशन. सपोज करो कि मिनिमम सर्विस, पीरियड ऑफ सर्विस उन्होंने किया है, इसलिए उनको ये मिलता है. तो जो एम्प्लॉयज है who exercise the option may be allowed to pay the money in installments, क्योंकि भाई वो शेयर्स ले रहे हैं कंपनी के, तो ऑब्वियसली दे हैव टू पे. तो वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं या तो अपनी मंथली सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं. अब शेयर होल्डर्स देखो, कंपनी के पास कुछ फंड्स हैं, दे कैन गिव इट एट अ फिक्स्ड प्राइस टू एम्प्लॉय, और वो जो एम्प्लॉयज है, उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, वो जो एम्प्लॉयज है उनको क्या करना होगा, वंस द वेस्टिंग पीरियड इज कंप्लीटेड, एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज देयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. वेस्टिंग पीरियड कौन सा पीरियड होता है कि जब ये जो एम्प्लॉयज है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जो उनको कंप्लीट करने होते हैं, अगर वो इतने समय तक वहां पर टिक गए, देन दे विल हैव दैट ऑप्शन कि वो अपना शेयर्स ले सकते हैं कंपनी से, else they will not have that option. That is the vesting period. Then comes sweet equity shares. अब sweet equity shares क्या होते हैं? These are according to section 288 of the Companies Act, these are the shares that are distributed to certain employees of a company when they have made some exceptional contribution to the successful completion of a project or assignment. जब उन्होंने कोई बहुत बढ़िया सा असाइनमेंट कंप्लीट किया है, तब अगर उन्होंने कोई टेक्निकल स्किल शो की है या उन्होंने कंपनी के जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उस पे उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इन केसेस में उनको स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं. These are issued at a discount. These are for consideration other than cash. और ये होता है so because they have provided some know-how or making themselves also available for intellectual property rights. Okay, ये किसको इशू किया जाता है? To the directors as well as the employees को डिस्काउंट पे या फिर अदर देन कैश में, जिसमें उनको पैसा नहीं पे करना है. और क्यों? अगर उन्होंने कोई नो हाउ प्रोवाइड की है, कोई राइट्स उन्होंने दिए, मान लो कोई आईपीआर था जो उनके हित में था, तो उसके बदले सपोज करो कि कोई फॉर्मूला था जो किसी एक पर्सन के पास था और वो फॉर्मूला उसने उस कंपनी को दे दिया, ठीक है, तो उसके बदले कंपनी ने क्या किया है, उनको यही स्वीट इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू कर दिए हैं. दैट इज ईदर एट डिस्काउंट और अदर देन कैश में उनको ये चीज पे कर दी गई है, असाइन कर दी गई है. अब ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, दीज आर अंडर फॉर्मल स्कीम और ये किसी भी समय नहीं पे कर दिए जाते. इनका जो पर्पस होता है वो होता है सो दैट दे कैन रिटेन द टैलेंट, as these shares can not be sold by employees before the expiry of 3 years from the date of issue. और ये इसलिए होता है so that जो employees के पास ये shares है वो उसको बेच नहीं सकते हैं. कब तक? At least they have to hold it till 3 years. और employees who offer sweet equity shares, they have the option to reject this and receive their remuneration in cash. और अगर ये चाहते हैं एम्प्लॉयज तो अपना रेम्यूनरेशन इन कैश वो लोग पा सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग इशूड दीज इक्विटी शेयर्स. देन द लास्ट टॉपिक इज रिटेन अर्निंग्स. अब रिटेन अर्निंग्स हमसे क्या कहता है? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या हम इसको ये कहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट्स को बाहर टू डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ डिविडेंड, उसके बजाय हम क्या करते हैं, उसको हम अपने पास ही रख लेते हैं. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर एंड देन अगेन री इन्वेस्टिंग द सेम इनटू बिजनेस.
ओके ये जो होता है इसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, और ये इंटरनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग होता है कंपनी का. These are popular source of for modernization and expansion of business, जहां पर the company is self dependent, वो बाहर कहीं से भी पैसा नहीं ले रही होती है. ओके हम उस पर निर्भर हो सकते हैं. ये परमानेंट सोर्स है, एडिशनल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमें उसमें कहीं भी डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं देना है. हमारे ही कंपनी का प्रॉफिट है जिसको हम बार बार सेव करके रखते हैं. देयर इज नो बर्डन, ऑपरेशनल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप उसको कहीं भी रखो, कंट्रोल होता है आपका खुद का, वेदर यू वांट टू यूज इट और यू वांट टू एक्यूमुलेट इट फॉर द नेक्स्ट ईयर. फिर सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन होता है शेयर होल्डर्स, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं यूज किया जा रहा है इसमें. फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स होता है इसी के कारण. देन देयर कैन, दिस इज एन अनसर्टेन सोर्स, क्योंकि कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड मतलब वही पैसा जो हम अलग रख रहे हैं संभाल करके, उसको अगर हम कहीं बाहर इन्वेस्ट करते तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होता. भाई कहीं ना कहीं से अगर आप उसको इन्वेस्ट करो तो आपको मनी मिलता है, बट यू हैव नॉट इन्वेस्टेड आउटसाइड, आपने उसको अपने पास ही रखा हुआ है. तो जो मौका आपने गवा दिया इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको इग्नोर कर दिया जाता है. एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स लीडिंग टू ओवर कैपिटलाइजेशन, और इन केस आप यही जो आपके पास प्रॉफिट पड़ा अगर आप इससे बोनस शेयर्स इशू करते हो तो उससे ओवर कैपिटलाइजेशन होगा, बहुत ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे जिसके कारण आपको सबको डिविडेंड पे करना पड़ेगा. Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. We'll be doing the part 2 also soon. Do study for your exams. Best wishes. Thank you.